नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 21 जनवरी 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। 21 जनवरी है आज, कुछ बच्चों का ऐसा एग्ज़ाम होगा आज और 70 बीपीएससी इंटरव्यू भी आज से ही शुरू है। तो 70 बीपीएससी इंटरव्यू जिनका है, ऑल द बेस्ट। एसआई वालों को भी ऑल द बेस्ट। आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दें और अपना अपना रिजल्ट ज़रूर सिक्योर करें। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। बिहार के नितिन नवीन हैं, जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, उनकी नियुक्ति हुई है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इंटरव्यू में हो सकता है आपसे सवाल पूछ ले नितिन नवीन के बारे में कि कहाँ से हैं, किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, और ये सब छोटे मोटे फैक्ट क्योंकि बिहार से जुड़े हुए हैं और पहली बार कोई बिहार का सामान्य व्यक्ति जो है ना, वो राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए भी ये सवाल पूछा जा सकता है। कांग्रेस में तो कांग्रेस का अध्यक्ष पता ही है आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बाकी जो पार्टियां हैं उनमें मुख्य रूप से परिवार से ही अध्यक्ष बिलोंग करते हैं। ये नेशनल पार्टी बीजेपी है, जिसके अध्यक्ष जो है बिहार से पहली बार चुने गए हैं। नितिन नवीन इनका नाम है। बहुत कम उम्र है इनकी, 45 साल ही उम्र है, लेकिन इतने बड़े पद पर चुने गए हैं। ये न्यूज़ आपके प्रीलिम मेंस में नहीं पूछा जाएगा, इंटरव्यू में हो सकता है पूछ ले। जो मुख्य रूप से आज पहला न्यूज़ होगा वो किल स्विच इंश्योरेंस एज टूल टू फाइट डिजिटल अरेस्ट। मतलब ऑनलाइन जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी को एक स्विच दबा करके फ्रीज किया जा सकता है अगर डिजिटल अरेस्ट की सिचुएशन हो जाए तो डिजिटल अरेस्ट आजकल फिर से इसलिए हाई लेवल पैनल इसके लिए गठित किया गया था और उसने बताया है, सजेस्ट किया है कि हमें किल स्विच जो है वो लगा सकते हैं, जो एक प्रकार से सभी प्रकार के आपके नाम पर जितने भी अकाउंट हैं उन सभी को एक साथ फ्रीज कर देगा। ये उस फ्रीज करने से क्या होगा, उससे ये होगा कि सारे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं वो वहीं पर बंद हो जाएंगे। तो इसको जरा हम लोग सबसे पहले देखेंगे हुआ क्या है, आजकल क्यों चर्चा में है। एक तो पैनल गठित हुआ था, दूसरा दिल्ली की एक ओल्ड एज कपल थे जिनके साथ 2.5 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। आप जरा अंदाज़ा लगाइए, उनको कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया और उन्हें जो जो बोला गया वो सब वो करते गए। सरकार इतनी जागरूकता बढ़ाई है, फ़ोन करते थे तो भी पहले सुनाई देता था, अमिताभ बच्चन आते थे बताने के लिए। तो ये सब के सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को ये प्रेरित कर रही है कि और भी ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो डिजिटल जो अरेस्ट है इसे भी समझेंगे और सरकार के इस फैसले को भी हम लोग समझेंगे। एक और टॉपिक है आज पोलैंड। चूँकि पोलैंड के जो उप प्रधानमंत्री हैं उनकी भारत यात्रा हुई थी और उस यात्रा के दौरान बड़ी ही तल्ख तरीके की बातचीत हुई है, क्योंकि पोलैंड ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, 1975 वॉर के दौरान, कारगिल, हमेशा ही किसी न किसी प्रकार से पाकिस्तान का साथ देता आया है। इसलिए हमने उन्हें स्पष्ट किया है कि भाई ऐसा है, वहाँ से टेररिज्म होता है, उसी का जवाब हमने दिया है। साथ में उन्होंने भारत पर यह भी आरोप लगाया था कि भारत जो है वो रूस के वॉर का फंडिंग कर रहा है। तो भारत ने बताया कि टारगेटेड प्रकार से हमें जो है वो टैरिफ लगाया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया, हमारे विदेश मंत्री जी जो हैं उन्होंने कहा कि भारत और पोलैंड के बीच में रिश्ते हम अच्छे चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे पड़ोस से आतंकवाद को वित्त पोषित किया जाता है। तो पोलैंड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, वहाँ से सवाल बन सकते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा टॉपिक चर्चा में है आजकल वो है इंडिया EU ट्रेड डील। ये साइन होने की पूरी संभावना है, फरवरी में बजट से पहले साइन हो जाएगा, इसकी पूरी संभावनाएं बन रही है। तो 2 बिलियन स्ट्रॉन्ग मार्केट, ये EU के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि 2 बिलियन का स्ट्रॉन्ग मार्केट जो है वो क्रिएट हो सकता है। 1.4 बिलियन करीब में भारत की आबादी है और बाकी जो है वो यूरोप की आबादी, ये दोनों मिलकर के अप्रॉक्स 2 बिलियन लोगों का मार्केट बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि मदर ऑफ ऑल डील्स, इसकी संज्ञा दी गई है भारत के जो पीयूष गोयल जी हैं उनके द्वारा भी और EU के जो मुखिया हैं उनके द्वारा भी कहा गया है। ये सबसे बड़ा ट्रेड डील होगा क्योंकि एक साथ हम EU के बहुत सारे 27 जो मेंबर्स हैं उनके साथ हम डील को आगे बढ़ा लेंगे, जिससे क्या होगा, भारत हमेशा से ही यूरोप को अगर प्राचीन समय से ही देखें तो बड़े स्तर का एक्सपोर्ट करता आया है, जो हाल के दिनों में कम हो गए थे संरक्षणवादी नीतियों के कारण से, वो फिर से ओपन होने की संभावनाएं बन रही है। तो अब भारत और EU का ट्रेड डील तो हमने आने वाले वीडियोज़ में देखने हैं, क्योंकि अभी हुआ नहीं है,
साइन होने दीजिए, उसके बाद इसकी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज का पहला टॉपिक देखिए, पहला वही है किल स्विच इंश्योरेंस के बारे में, जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। उस समिति में NIA से लेकर के बहुत सारी समितियां, हाई लेवल की समितियां, हाई लेवल मेंबर्स शामिल थे। उन सभी ने कई सारे रिकमेंडेशन दिए हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो पहले इस न्यूज़ को कवर करते, फिर डिजिटल अरेस्ट को समझेंगे ज़रा हम लोग। और ये टॉपिक जो है भले ही आपको आता हो, लेकिन इसका लिख करके भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेखन प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, जिससे आपको करंट के फॉर्मेट में से लिखना आ जाए। ठीक है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति डिजिटल गिरफ्तारी की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कई सारे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, जिसमें से एक होगा किल स्विच। ये क्या है? उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध स्कैम की स्थिति में वित्तीय लेन देन को तुरंत रोकने की अनुमति देगा। अगर कोई स्कैम डिजिटल अरेस्ट का हो रहा है, तो जो उपयोगकर्ता हैं वो डायरेक्ट उस स्विच को, अगर ऐप में होगा, मुख्य रूप से कोई घर में तो स्विच नहीं लगा होगा, ऐप में होगा, अगर उसे वो क्लिक करते हैं तो उसके बाद उनकी सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सब फ्रीज कर दी जाएंगी, सब कुछ रोक दिया जाएगा, जिससे कम से कम पैसे जाने से बच जाएगा, है ना। एक बीमा तंत्र भी प्रस्तावित है जो धोखाधड़ी से संबंधित नुकसान को कवर करेगा। यानी कि किसी के साथ डिजिटल अरेस्ट हो गया है तो बीमा इंश्योरेंस के माध्यम से उन्हें उसका नुकसान की भरपाई भी की जा सकती है। यह बीमा बैंकों को अपने जोखिम न्यूनीकरण ढांचे को बेहतर बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। और इसके कारण से क्या होगा, एक जो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ एक अविश्वास का माहौल बन रहा है इस डिजिटल युग में, फ्रॉड के कारण से, स्कैम के कारण से, वो भी कहीं न कहीं सही होगा। समिति गठन दिसंबर में हुआ था। इसमें विभिन्न मंत्रालय और एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे, जैसे कि CBI, NIA, दिल्ली पुलिस और भी बहुत सारे मंत्रालय इसमें शामिल थे, जिन सब ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि हमें इस प्रकार की चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा है, तो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इतनी जागरूकता के बाद भी कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत आसानी से इसका शिकार बन जाते हैं। होता क्या है डिजिटल अरेस्ट, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। फिलहाल इस न्यूज़ को ज़रा समझिएगा। किल स्विच का विचार UPI ऐप जो आप लोग यूज करते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे इत्यादि, जो है बैंक ऐप में एक बटन के रूप में होगा जो उपयोगकर्ता दबा करके सभी बैंकिंग ऑपरेशन को फ्रीज कर सकते हैं। ये यहाँ पर कहा गया है। UPI ऐप या बैंक से जुड़े हुए जो ऐप होते हैं, जैसे SBI का योनो है, एक्सिस का भी है, ICICI के सभी बैंकों के ऐप होते हैं, तो आप उसे ओपन करें और किल स्विच को दबा दें तो आपके सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। ऐसा सरकार ने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और आने वाले कुछ मंथ में इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। बीमा धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान को भी कवर करेगा, बैंकों को अधिक सतर्क बनाएगा। इसके साथ साथ ये तो हो गया क्या, रोकने का। और अगर किसी के साथ कोई स्कैम हो गया, जैसे हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं कि बाढ़ को रोकने के उपाय और बाढ़ के आने के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, तो ये दो प्रकार होते। उसी प्रकार से ये भी एक डिजास्टर ही है, एक प्रकार से आपदा ही है। डिजिटल युग की नई नई आपदाएँ हैं जिसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। अभी मैं आपको आंकड़ा भी दिखाऊंगा कि कितने सारे लोगों के साथ इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं। तो इसमें एक तो हो गया कि भाई रोकने का उपाय किल स्विच हो गया। दूसरा, अगर हो गया किसी के साथ फ्रॉड, तो इंश्योरेंस अगर आपका किया हुआ रहेगा तो क्या होगा, बच जाएंगे लोग, उनके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी नहीं होगी। और अगर हो गई है तो कुछ पैसे वो रिकवर कर सकते हैं इंश्योरेंस के माध्यम से। RBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बैंकिंग धोखाधड़ी में काफ़ी वृद्धि हो रही है, RBI ने बताया है। उन्होंने बताया कि 23,879 फ्रॉड केस जो हैं इन्वॉल्व ही हैं, जिसमें RS 34,771 करोड़ रुपए का 24-25 में स्कैम हुआ है। 34,771 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। इतने बड़े स्तर का फ्रॉड हुआ है, ये RBI का डेटा कहता है। आप जरा अंदाज़ा लगाइए, 23,000 से ज़्यादा फ्रॉड के केस दर्ज किए गए हैं, 34,771 करोड़ के करीब में RBI का आंकड़ा है कि अमाउंट के दृष्टिकोण से इतने बड़े स्तर का डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के दौरान देखा गया है। तो ये सब के सब क्या हैं, सरकार को प्रेरित कर रही है कि सरकार क्या करे, काम करे इस चीज़ को लेकर के। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट एक प्रकार का साइबर क्राइम और धोखाधड़ी है, जिसमें क्या होता है भाई, आपको कहा जाएगा कि हम CBI से बात कर रहे हैं, हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, हम जज हैं, और वीडियो कॉल या कॉल आता है और उसके बाद से आपको कहा जाएगा कि आपके खिलाफ़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत हमें मिला है, आप ये कुछ न कुछ कानून का उल्लंघन कर रहे थे, आपका सगा संबंधी जो है वो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है,
ड्रग लेकर जाते हुए, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कोई घर का आपका ट्रैवल कर रहा है तो बोला जाता है कि उन्हें हॉस्पिटल में इलाज करवाना है, या वो ड्रग लेते पकड़े गए हैं, या उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और आपको अगर छुड़वाना है तो हमारे अकाउंट पर पैसे भेजना शुरू कर दीजिए। और लोग भेजते रहते हैं 10-10 दिन 20-20 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रहे हैं लोग, महीने महीने भर डिजिटल अरेस्ट में रहे हैं। वो फ़ोन बंद ही नहीं करने देता है, ना तो कॉल काटेंगे आप, ना तो कुछ भी बंद करेंगे। ठीक है, ऐसी तरह की स्थिति बन जाती है। सोचिए ज़रा, डिजिटल एक प्रकार का साइबर क्राइम और धोखाधड़ी है जिसमें अपराधी कानून प्रवर्तन अधिकारी, सरकारी एजेंसी, बैंक और कुरियर कंपनियों का रूप धारण करते हैं और पीड़ितों को वीडियो कॉल या टेलीफोन के माध्यम से डराते हैं जांच के दायरे में है या डिजिटल अरेस्ट के तहत, जिससे वो पैसे ट्रांसफ़र करने या वित्तीय कॉन्फिडेंस बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि या तो आप पैसे खुद ही भेज दो, या तो मुझे यूपीआई ऐप का एक्सेस दे दो, या फिर अपना पिन बता दीजिए और हम सारा निकाल लेंगे। और इसके माध्यम से करोड़ों रुपए निकाले गए हैं। अभी अभी जो एक ओल्ड एज कपल के साथ में दिल्ली में हुआ, उनके जीवन भर की जो भी जमा संपत्ति थी सब निकाल ले गए वो। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार की स्थिति बनी होगी उनके साथ में, जिसके साथ इस प्रकार का क्राइम होता है। यह स्कैम मुख्य रूप से भारत में प्रचलित है, जहां अपराधी पीड़ित को फ़ोन, व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क करते हैं, फिर उन्हें धमकी देते हैं, डराते धमकाते और डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं उनको। एक प्रकार से कैसे काम करता है, आमतौर पर अधिकारी बनकर के कॉल करते हैं और आपको फिर फंसाने का काम करते हैं। प्रभाव और नुकसान को जरा हम लोग देखेंगे, कुछ कुछ रुपए में देख लेंगे, जिससे क्या हो, यहाँ से सवाल जब पूछे जाए तो आप आंकड़ों सहित लिख सकें। कॉपी चेक के दौरान, इवैल्यूएशन के दौरान मैं एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, जिससे बच्चे समझते नहीं हैं। सामान्य कॉपी और आपके कॉपी में अंतर तभी आपको महसूस होगा जब आपके कॉपी में डेटा लिखा होगा, एग्जाम्पल्स लिखे होंगे। नहीं तो सामान्य तौर पर कहानियों जैसे आंसर तो सारे ही लिख रहे हैं। जितने बच्चों ने 30,000 ने मेंस दिया था, 30 के 30,000 लिख करके आए। हुआ कितने का? 5,400 का। 25,000 कहाँ गए? वो यही कहानियाँ लिखने वाले होते हैं। बहुत सारे कॉपीज़ मेरे पास भी है, कुछ कुछ अपवाद को छोड़ दें तो मैक्सिमम के साथ यही है। तो कहानियाँ मत लिखिएगा। जब भी लिखिएगा, किसी सरकारी ऑफिसर का आपने इंटरव्यू सुना है जो न्यूज़पेपर में देते हैं, वो किसी इंसिडेंट को लेकर के वो आंकड़े की चर्चा करते हैं, बार बार फैक्ट्स की चर्चा करते हैं, हाईलाइट करके फैक्ट्स और आंकड़ों का आधार बात किया जाता है, जिससे आपका आंसर जो है प्रमाणिक लगे, हवाई बातें ना लगे। गृह मंत्रालय के अनुसार डिजिटल अरेस्ट घोटालों से भारतीय नागरिकों को 1203 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। घोटाले मुख्य रूप से म्यांमार, लाओस और कंबोडिया से संचालित होते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल में 2021 में 452 शिकायतें थी। 2024 के 452 लाख मतलब 4.52 करोड़ है ना, यहाँ पर ये गलत आंकड़ा था, CR होना चाहिए। महीने में 74 लाख हो गई थी। 2024 के पहले 4 महीने में ही 74 लाख कंप्लेन आए थे। यानी कि लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं। इसका ये भी तात्पर्य है कि कंप्लेन भी अब ज़्यादा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर को 25 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ, जहां स्कैमर्स ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट में रखा और सारे सेविंग्स निकाल लिए उनके। तो ये आपको ज़रूर ही याद रखने चाहिए कि क्या है ये। कुछ आपको आंकड़े भी मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। देखिए, BBC न्यूज़ का बनाया हुआ है। हिमालय जो है, वेस्टर्न हिमालय, ख़ास तौर से पश्चिमी हिमालय जो है, जिसमें कौन कौन सा आएगा? उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये जो पूरा इलाका है, इसमें इस बार स्नोफॉल नहीं हुआ है। सीजन के अर्ली दिनों के दौरान हुए थे। नवंबर में कुछ कुछ स्नोफॉल की घटनाएं देखी गई थी, लेकिन उसके बाद से स्नोफॉल नहीं हुआ है। एक बहुत ही सुंदर सा जगह है औली, उत्तराखंड में है। वो स्नो से ढका हुआ रहता था, लेकिन वहाँ पर स्नो हुआ ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही मिट्टी के पहाड़ हैं। ये पहाड़ जो हैं, ये स्नो से ढके होते तभी वो सुंदर दिखते हैं, नहीं तो इसी प्रकार का धूल उड़ रहा होता है। यहाँ पर पत्थर और मिट्टी होता है, धूल होता है बहुत ज़्यादा। जैसे कई सारे बाइक लेकर के लद्दाख जाने की सोचते हैं, तो अगर आप जाएंगे तो अगर स्नो के मौसम में नहीं गए तो आपको धूल ही धूल दिखेगा चारों तरफ। बिल्कुल सही सुन रहे आप। जैसे ही आप, अगर हिमाचल की मैं बात करूं, तो जैसे ही आप किन्नौर से आगे बढ़ते हैं ना, किन्नौर से आप किन्नौर कालपा से आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद आपको पूरी धूल वाले हिमालय दिखने लग जाएंगे, जिस पर हरी घासें नहीं होती, ना तो पेड़ पौधे होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड हो जाता है, इसलिए वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर स्नोफॉल होता है साल में, लेकिन इस बार देखिए पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसके निहितार्थ क्या हैं?
वो जरा हम लोग देखेंगे, क्यों नहीं हुआ है उसे भी देखेंगे। जलवायु परिवर्तन क्या कारण है इसके पीछे, तो ये सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम में भी, मेंस में भी। प्रीलिम में एक बहुत ही सुंदर सा सवाल पूछा गया इस टॉपिक से, जिसको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, इससे सवाल आपके प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है। 70 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में भी पश्चिमी विक्षोभ के बारे में एक सवाल पूछा गया है। तो ये सब ऐसे टॉपिक है जहाँ से धड़ल्ले सवाल आते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में। देखिए क्या है, इस वर्ष पश्चिमी हिमालय के व्यापक क्षेत्र असामान्य रूप से शुष्क व हिमरहित शीत ऋतु का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में दिसंबर जनवरी अवधि के दौरान वर्षा में गंभीर कमी दर्ज की गई है, जिससे जलवायु परिवर्तनशीलता, जल सुरक्षा, कृषि तथा वनाग्नि से संबंधित गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो रही है। न केवल पर्यावरणीय चिंता है बल्कि पर्यटन जो है वो भी कम हो गया है। एक तरफ क्या हुआ, वेस्टर्न हिमालय में स्नोफॉल हुआ ही नहीं। दूसरा एक और कहानी बताता हूँ। रूस का एक इलाका है कमचटका इत्यादि का नाम आपने सुना होगा, जिस पर कुछ दिन पहले भीषण भूकंप भी आया था। वहाँ पर इतनी स्नोफॉल हुई कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग जो है वो स्नोफॉल से ढक गई। 4 फ्लोर की बिल्डिंग स्नोफॉल से ढक गई। इतनी स्नोफॉल हुआ, वहाँ पर 100 वर्षों में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल हुई है। वहीं पर हिमालय के रीजन में इस बार स्नोफॉल देखा ही नहीं जा रहा, जिसके कारण से कृषि, फल उत्पादन, पर्यटन, हर चीज़ प्रभावित होने वाला है। अगर पश्चिमी विक्षोभ नहीं आएगा तो जो मीठे फल आप खाते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। यह कमज़ोर और आर्द्रता की कमी वाले पश्चिमी विक्षोभ परिवर्तित जेट स्ट्रीम परिवर्तन, जेट स्ट्रीम जिसको जेट धाराएं कहते हैं, बढ़ते शीतकालीन तापमान के कारण से होता है। शीतकाल के दौरान इस बार तापमान ज़्यादा रहा है, जिसको कम रहने की संभावनाएं थी ला नीनो के कारण से, लेकिन इस बार हिमालय के रीजन में स्नोफॉल नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से अधिक थे। इससे हिम के टिके रहने की अवधि घटती है। हालांकि कई बार वर्षण हिमपात के बजाय वर्षा के रूप में देखने को मिलता है, यानी कि स्नो के बदले हमें वर्षा के फॉर्मेट देखने को मिलता है, रेन के फॉर्मेट देखने को मिलता है। ठीक है, यह जल सुरक्षा, रबी फसल, ग्लेशियर स्वास्थ्य, वन स्थिरता, हिमालयी आजीविकाओं के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करता है, जिसके कारण से न केवल हिमालय रीजन में कृषि बल्कि पर्यटन, जल स्रोत, हर चीज़ प्रभावित होगा। वनाग्नि की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। वनाग्नि क्यों? क्योंकि वहाँ पर वर्षा कम होगा और स्नो कम गिरेंगे तो पेड़ जो हैं वो सूखे हुए हो सकते हैं। उस सूखे के कारण से बहुत तेज़ी गति से आग लगती है वहाँ पर। अब जरा कारणों को देखेंगे। कमज़ोर और आर्द्रता की कमी वाला पश्चिमी विक्षोभ, सबसे पहला कारण तो यही है। पश्चिमी हिमालय में शीतकाल के हिमपात का प्राथमिक स्रोत जो है वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहा जाता है, वही है। लेकिन इस बार ये आर्द्रताहीन रहा, इसमें ह्यूमिडिटी थी ही नहीं। अब ह्यूमिडिटी नहीं होगा तो स्नोफॉल या वर्षा होगी कहाँ से भाई, है ना। जिसमें सीमित आर्द्रता देखने को मिले हैं। उथले निम्न दाब तंत्र के कारण से इन विक्षोभों का ऊर्ध्वाधर उत्थान कम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकालिक वर्षण परिघटनाएं और खराब हिम संचय हुआ है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा कारण था। दूसरा क्या है, पश्चिमी विक्षोभ में पर्यवेक्षक वक्र में परिवर्तन देखा गया है। चेंज इन ट्रेजेक्टरी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत तक पहुँचते थे उनके ट्रेजेक्टरी में परिवर्तन देखा गया है। बहुत सारे कारण इसके पीछे बचाए गए हैं। पश्चिमी विक्षोभ उच्च अक्षांशों पर उत्तर की ओर बढ़े हैं। इस विचलन के परिणाम स्वरूप कश्मीर के कुछ भागों में सीमित हिमपात हुआ, जबकि हिमाचल, उत्तराखंड काफ़ी हद तक शुष्क रहे, जिससे शीतकालीन वर्षा का समग्र प्रसार कम हो गया। आपने देखा होगा कि कश्मीर में काफ़ी देर से इस बार क्या हुआ है, इस बार वहाँ पर स्नोफॉल हुआ है, लेकिन इसमें जो ट्रेजेक्टरी चेंज के कारण से कश्मीर में तो स्नोफॉल फिर भी हो गया, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल जो है उसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ है ना। नेक्स्ट कारण जो बताया गया है, आर्द्रता युक्त पवनों के साथ कमजोर अंतःक्रिया, वीक इंटरेक्शन विथ मॉइस्चर लेडन विंड्स, यानी कि उसमें मॉइस्चर थे ही नहीं, बहुत कम थे। सामान्य रूप से पश्चिमी विक्षोभ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली आर्द्रता युक्त पवनों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, मतलब उनसे इंटरेक्ट करते हैं। हाल के वर्षों में पवनों का यह सम्मिलन कमज़ोर हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक बार मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ ना आप लोगों को, तब आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा, जिसके कारण से नहीं तो आपको मैं ऊपर पढ़ाता जाऊँगा। देखिए, ये मेडिटेरियन सी है,
यहीं से ये उठती है, यहीं से उठती है। इससे इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान में काफ़ी अच्छी वर्षा होती है। इसके कारण से अफ़गानिस्तान में ड्राई फ्रूट्स और जो फ्रूट आप देखते हैं, फल और ड्राई फ्रूट का जो उत्पादन होता है, अफ़ीम का जो उत्पादन होता है, वो सब इसी के कारण से होता है। उसके बाद से भारत में पश्चिम की दिशा से प्रवेश करते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर भारत के मैदान में वेस्ट टू ईस्ट की ओर बढ़ते हुए ये वर्षा करवाएंगे। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से भारत के उत्तर के भाग, हिमालयन रीजन और भारत के पश्चिम के भागों में अधिक वर्षा होगी और भारत की ज्यों-ज्यों पूरब की ओर बढ़ते जाएंगे त्यों-त्यों वर्षा कम होती जाएगी। वहीं पर मानसून के दौरान ईस्ट टू वेस्ट हवाओं का फ्लो होता है, वहीं पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दौरान वेस्ट टू ईस्ट की ओर हवाओं का फ्लो होता है। तो ये भी ज़रूर याद रखिएगा। ये अगर पूछा जाता है, स्टेटमेंट बनाकर के यही पूछा जाता है और बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि शीत ऋतु में वर्षा के कारण से रसदार फल जो हैं वो प्राप्त होते हैं। शीत ऋतु में वर्षा के कारण से बहुत ज़रूरी होता है ये, और अगर ये ना हो तो उसके कारण से फिर फल वगैरह, कृषि, पर्यटन, हर चीज़ प्रभावित होता है। अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की खेती प्रभावित हो सकती है, फ्रूट और ड्राई फ्रूट की खेती वहाँ पर प्रभावित हो सकती है। उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम में परिवर्तन हुआ है। दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत ही बड़ा कारण माना जा रहा है कि लॉन्ग टर्म क्लाइमेट जो वल्नरेबिलिटी है, इसके कारण से, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि के कारण से हवाओं की ट्रेजेक्टरी चेंज हुई है, इंटरेक्शन कम हुआ है और ये कॉज बन रहा है कम स्नोफॉल का, कम रेनफॉल का ठंड के दौरान भारत में जो होते हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, ज़रा इसको हम लोग देख लेंगे। मैप तो आपको पहले ही समझा दिया मैंने, ये इंडिया का मैप है और यहाँ से मेडिटेरियन सी से आ रही है हवाएं, इसे ज़रूर याद रखिएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बड़े पैमाने पर पूर्व की ओर बढ़ने वाली वर्षावाहक पवन प्रणालियाँ हैं। वर्षावाहक पवन प्रणालियाँ हैं ये, जो अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय मौसम प्रणाली है जिसका उद्गम भूमध्य सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर के क्षेत्रों में होता है। 3 सागर है यहाँ पर, ये भूमध्य सागर है, कैस्पियन सागर है, ये ब्लैक सी है। इन्हीं तीनों से ये मॉइस्चर ग्रहण करके इस तरफ की ओर बहती हैं। जेट स्ट्रीम में अंतर्निहित निम्न दाब प्रणालियाँ होती हैं। शीत ऋतु के दौरान जेट स्ट्रीम इन्हें पूर्व दिशा में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निर्देशित कर देती हैं और उसी के कारण से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, भारत, उसमें जम्मू कश्मीर का रीजन आ गया, हिमाचल का रीजन आ गया, उसके अलावा उत्तराखंड का रीजन आ गया, फिर दिल्ली का इलाका है जहाँ पर ठंड के दिनों में आपको वर्षा देखने को मिलती थी। इस बार नहीं हुई है बारिश होने से पॉल्यूशन भी थोड़ा साफ हो जाता है, लेकिन इस बार ये कम दिखा गया। इसी को क्या कहा जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। इसके निहितार्थ क्या क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो जल संरक्षण हेतु जोखिम बन जाएगा। अगर स्नो कम बनेगा तो ग्लेशियर मजबूत नहीं हो पाएंगे, ग्लेशियर मजबूत नहीं होंगे तो जो जल की पिघलने की दर तो वही है बल्कि बढ़ ही रही है ग्लोबल वार्मिंग के कारण से, वहीं पर बनने की दर जो है वो कम हो गई है, जिससे लॉन्ग टर्म का सूखा जो है वो पड़ सकता है। इससे एग्रीकल्चर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी फसलें जो हैं, जैसे रबी की फसल जो मुख्य रूप से गेहूं इत्यादि है, हिमालयन रीजन में फलों की जो फसल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। वनाग्नि के जोखिम वृद्धि हो जाएगी। जो आप पढ़ते हैं कि भाई जंगल की आग जो है, फॉरेस्ट फायर जो है, उसमें बढ़ी हुई देखेगी हमें, उसमें हमें और भी ज़्यादा इंसिडेंट देखने को मिल सकते हैं। यह कमी जलवायु परिवर्तन की बढ़ती प्रवृत्ति को भी दर्शाती है। 5 वर्षों में उत्तर पश्चिम हिमालय में हिमपात 25% कम हुआ है, 25% तक कम हो गया हिमपात। 2024-25 में बर्फ़ की निरंतरता 23 से 24% कम रही है, जिससे 2 अरब लोगों की जल सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, ये इसमें कहा जा रहा है। तो इसे ज़रूर याद रखिएगा, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इस बार यह सवाल पूछा जा सकता है। पिछले बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से एक सवाल बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, प्रीलिम एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपीएससी में भी ये पूछा जाता है। तो यूपीएससी भी जिनका है वो भी इसे ज़रूर ही पढ़ करके जाएं, अच्छे से पढ़ करके जाएं। कब वर्षा होती, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, मेडिटेरियन सी से क्यों आती है, थोड़ा सा और डिटेल में अगर पढ़ लेंगे, क्योंकि यूपीएससी में थोड़ा सा डिटेल पूछा जाता है। पुलिस डिप्टी पीएम, उनका जो इंटरव्यू लिया बहुत सारे चैनलों ने, ख़ास तौर से इंडियन एक्सप्रेस ने भी किया है और बहुत सारे मीडिया समूहों ने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रांसलेशन के एरर के कारण भी भारत और पोलैंड के रिश्ते प्रभावित हुए हैं। ये भी उन्होंने कहा। हो सकता है कि भाई जो उन्होंने कहना चाहा हो वो सही प्रकार से भारत की भाषाओं में, इंग्लिश में या अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट नहीं हो पाया हो, इसके कारण से भी दिक्कतें आई हो। कोई बात नहीं। तो बड़ा ही तल्ख प्रकार का यह विजिट रहा, क्योंकि डायरेक्ट हमने कंसर्न जाहिर किया कि आप एक इस तरह के देश का सपोर्ट कर रहे हैं
जो टेररिज्म फैलाता है। पोलैंड एकमात्र ऐसा देश है जो एक भी मुस्लिम जो रिफ्यूजी हैं, जो अलग अलग भाग से भाग करके आ रहे थे युद्ध के कारण, जैसे सीरिया से, अफ़गानिस्तान से और भी कई सारे जगहों से, उनको अपने देश में घुसने नहीं देता है। उसने यूक्रेन के प्रभावित लोगों को शरण दी है, लेकिन बाकी नॉट अ सिंगल मुस्लिम को उसने शरण दी है ना। और हमारे लिए टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट करता है वो, तो ये भी तो हमें बताना पड़ेगा ना। तो पोलैंड के साथ में इसीलिए तल्ख टिप्पणी हुई है और माना जा रहा है कि अब कुछ हद तक सुधार देखा जा सकता है। पोलैंड की ज़रा मैपिंग कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि मैपिंग से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। इससे IR में आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के समीप ही पोलैंड है। ये रूस का इलाका है, बाल्टिक सी के तट पर छोटा सा, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बाल्टिक सी के तट पर रूस का ये छोटा सा इलाका है। वरना तो बेलारूस के बगल में यहाँ पर है रूस, लेकिन छोटा सा रूस का इलाका यहाँ पर भी है, बाल्टिक सी के तट पर भी है। ठीक है, तो ये पोलैंड है, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी और बाल्टिक सी से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसकी सीमाओं को जरूर याद रखना है। पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, पूर्व में यूक्रेन एंड बेलारूस, उत्तर पूर्व में लिथुआनिया और रूस का कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट का इलाका इसको कहा जाता है। ये रूस से अलग एक एक्सक्लेव है, रूस का ही ये इलाका है जिसका नाम अभी मैंने बताया है। ये रूस का इलाका है जो उसे बाल्टिक सी के समीप में मिला हुआ है। इसका क्या नाम है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। इसको कहा जाता है कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट कहा जाता है। ये रूस का इलाका है जो पोलैंड के ठीक उत्तर में बाल्टिक सी के तट पर स्थित है। उत्तर में बाल्टिक सागर है, यहाँ डेनमार्क और स्वीडन के साथ इसकी समुद्री सीमाएं भी लगती है। यूरोपीय यूनियन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध इन सभी में यह काफ़ी पुराना देश है। आपने एक जगह का नाम सुना होगा, वारसा पैक्ट का नाम सुना आपने, वर्ल्ड वॉर के दौरान वारसा पैक्ट, है ना। तो ये सब जगह के नाम आपको पता होने चाहिए, इसका बाउंड्री आपको पता होना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग एंड करेंगे, जिसमें हमने 3 टॉपिक मुख्य रूप से देखे हैं। पोलैंड के बारे में मस्ट याद करके रखना है, चर्चा में है, पूछा जाएगा आपसे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।